हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश दुनिया के इस यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, कल हमने पार्ट 1 में सोशल साइंस के आपके पेपर 2 सीटेट के 30 क्वेश्चंस किए थे। आगे के बचे हुए 30 क्वेश्चंस अब हम आज करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा या नहीं पता है, तो हम आपको बता देते हैं कि सीटेट के पेपर 2 में आपके पूरे 60 क्वेश्चंस जो आते हैं वो आपके सोशल साइंस से आते हैं। मतलब कि स्टार्टिंग के 30 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके सीडीपी के होंगे। सीडीपी के बाद फिर आगे के पूरे 90 तक की जो क्वेश्चन होते हैं, पूरे 60 क्वेश्चन, वो किसके होते हैं? वो होते हैं आपके सोशल साइंस के। इसमें 30 क्वेश्चन फैक्चुअल होते हैं और 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पेडागॉजी बेस्ड होते हैं। तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं सेशन और आगे के 30 क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और एक बार साथ में कहते हैं, इंग्लिश दुनिया में आए हैं तो कुछ सीख के जाना है बाहरी दुनिया में अगर आपको सफलता पाना है। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 61 क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे मैचिंग करने के लिए दिया हुआ है। क्या कहा गया है? निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं। जिला परिषद कहाँ होती है, ग्राम सभा कहाँ होती है, वार्ड समिति कहाँ होती है और निगम कहाँ पे होता है। तो ये चीज़ आपको देखनी है। तो यहाँ पे कुछ आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं और मैच करा सकते हैं आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए हम लोग मैच कराते हैं इसको और देखते हैं। तो जैसे कि बात करें जिला परिषद की, तो जिला परिषद जो होगा वो कहाँ पे आएगा? यहाँ से जिलाधीश, ठीक है। और अगर हम बात करें बी ग्राम सभा, तो ग्राम सभा कहाँ पे होगी? गांव में होगी, तो ये चला जाएगा ए के साथ। अगर हम वार्ड समिति की बात करें तो वार्ड समिति आपकी कहाँ पे होगी? जल्दी से बताइए। वार्ड समिति आपकी नगर पालिका में होगी। और अगर निगम की बात करें तो निगम आपका जाएगा महापौर के साथ। तो आपका बन जाएगा पहले का 4th, उसके बाद 1st, 3rd और उसके बाद आपका बन जाएगा 2nd। तो पहला ऑप्शन ही ऐसा सही दिख रहा है, इसलिए ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 62 क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या बताया गया है। अनियमित मजदूर श्रमिक शब्द की कक्षा में व्याख्या करते हुए आप निम्नलिखित में से कौन सा से उदाहरण प्रस्तुत करेंगे? निर्माण स्थल पर काम करने वाला मिस्त्री, घरेलू सहायिकाएं और राष्ट्रीय बैंक में बैंक प्रबंधक। सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे कुछ आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, ए और बी सही है, ए और सी सही है, बी और सी सही है या फिर केवल ए सही है। तो जल्दी से बताइए इसका क्या सही हो जाएगा आपका। बताइए जल्दी से। क्या कह रहा है? अनियमित मजदूर श्रमिक शब्द की कक्षा में व्याख्या करते हो, मतलब आपको अनियमित मजदूर और श्रमिक की बात करनी है यहाँ पे, ठीक है। उसके उदाहरण बताने हैं। तो जो निर्माण स्थल पर काम करने वाले मिस्त्री होते हैं वो मजदूर श्रेणी में आ जाते हैं, श्रमिक श्रेणी में आ जाते हैं, जो कि अनियमित होते हैं। और अगर हम बात करें घरेलू सहायिकाएं तो ये भी मजदूर कैटेगरी में आ जाती हैं और साथ में ये भी अनियमित होती हैं। लेकिन अगर हम राष्ट्रीयकृत बैंक में बैंक प्रबंधक की बात करें तो ये तो अनियमित और मजदूर श्रेणी में नहीं आएगा, इसलिए सिर्फ आपका ए और बी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 63। क्या कहा गया है? कथन कारण वाला है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन क्या कह रहा है कि खेतीहार मजदूर ऋतुनिष्ठ सीजनल श्रमिक होते हैं। जो खेतीहर मजदूर होते हैं वो ऋतुओं पर बेस्ड होते हैं, मतलब सीजन पर बेस्ड होते हैं। तो क्या ये बात सही कही गई है? आगे अगर बात करें कि खेती में कई तरह के काम होते हैं, जैसे खेत तैयार करना, रुपाई, बुआई, निराई, फसलों की कटाई करना, तो क्या खेती में सारे काम होते हैं? तो जल्दी से बताइए आपका क्या सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगर बात करें सेकंड की, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ए सही है, आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है। जल्दी से बताइए। तो देखिए पहला जो कहा गया है कि खेतीहर मजदूर जो होते हैं वो सीजनल श्रमिक होते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। उन लोगों को सीजन पे बेस्ड रहना होता है, किसी भी
जैसे धान की फसल का टाइम चल रहा है तो उस टाइम पे वो बिजी होंगे, गेहूं का चल रहा है तो वो अलग अलग सीजन के हिसाब से बेस्ड होते हैं। तो पहली बात सही कही गई। अगर हम दूसरी बात की बात करें तो खेती में कई तरह के काम होते हैं जो उनको करने पड़ते हैं, जैसे खेत तैयार करना, रुपाई, बुआई, निराई और फसलों की कटाई। तो दोनों ही बातें सही हैं, इसलिए ए और आर दोनों सही हैं और ए आर सही व्याख्या करता है ए की। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 यहाँ पे हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 की ओर चलते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 64। क्या कहा गया है? निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। विकलांगता अधिनियम 1995 कहता है कि विशेष आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों को भी समान अधिकार प्राप्त हैं और सरकार को समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनानी चाहिए। तो ये जो बात है ये तो बिल्कुल सही लग रही है, क्योंकि जो विकलांगता अधिनियम 1995 में बात कही गई है कि लोगों को समान, जो भी विकलांग व्यक्ति हैं उनको भी समान अवसर मिलने चाहिए, उनको भी समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। हर फील्ड में, किसी फील्ड में जो फिजिकल डिसेबिलिटी वाले पीपल होते हैं उनको कहीं भी हटाया नहीं जाता है, तो उनको शामिल किया जाता है। तो ये तो बिल्कुल सही बात कही गई है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, दूसरा क्या कह रहा है पॉइंट, इसे अनुच्छेद के अंतर्गत सरकार को विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को विशेष विद्यालयों में पृथक अलग करना होगा। ये तो बात बिल्कुल निगेटिव है कि उनको हम अलग कर दें। ऐसा तो नहीं हो सकता कि जितने भी फिजिकल डिसेबिलिटी वाले हैं वो हमसे अलग पढ़ें। आप लोग हम देखे हैं, आप लोगों का समावेशी शिक्षा में आपने पढ़ा है कि उस समावेशी शिक्षा में क्या होता है, सारे बच्चे एक साथ एक जगह पर एक तरह के माहौल में पढ़ते हैं। तो ये अलग करने की बात है वो बिल्कुल गलत कही गई है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे केवल ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 की ओर यहाँ हम बढ़ते हैं। ये देखिए क्या कहा गया है। हिंदू अधिनियम धारा 2005 ने संभव किया, क्या संभव किया? माता पिता की संपत्ति में बेटियों का बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। मतलब कि जो माँ बाप की संपत्ति है, जायदाद है, उसमें बेटियों को बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। तो हिंदू अधिनियम धारा 2005 ने क्या ऐसा संभव किया है? दूसरी बात करेंगे, पुरुषों को उनकी बहन के दहेज और संपत्ति में अधिकार, सही विकल्प नहीं है। मतलब पुरुषों को उनकी बहन के दहेज और संपत्ति में अधिकार, क्या ऐसी कोई बात आपने सुनी है? जल्दी से बताइए। पहली वाली बात तो सही लग रही है कि माता पिता की जो भी प्रॉपर्टी होती है उसमें लड़कियों का पूरा अधिकार होता है, लेकिन दूसरी वाली बात जो है वो सुनने में गलत लग रही है। तो 65 का केवल ए सही हो जाएगा। तो किस में दिया हुआ है? ए और बी दोनों सही है, गलत हो गया। ए और बी दोनों गलत हैं, गलत बात है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या कह रहा है? ए सही है और बी गलत है, बस यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए और बी, ए गलत है और बी सही है, ये भी बात गलत कही गई है। तो क्वेश्चन का आंसर नंबर 3 हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 की ओर, और देखते हैं कि 66 में क्या कहा गया है। तो अगर हम 66 की बात करें तो क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आएगा? मतलब एक होता है, कुछ विषय होते हैं जो केंद्र सूची के होते हैं और कुछ होते हैं जो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। तो जिन पे केंद्र का कंट्रोल होता है वो केंद्र सूची के होते हैं। तो यहाँ पे राज्य सूची की बात पूछ रहा है, तो राज्य सूची के उसमें कौन सा आएगा देखते हैं। पहला कहा गया श्रीलंका के साथ व्यापार संबंधों को बनाए रखने का निर्णय, क्या यह केंद्र सूची के राज्य सूची के अंतर्गत आएगा? दूसरा है नए 100 रुपए का नोट जारी करना, यह क्या राज्य सूची के अंतर्गत आएगा? प्रारंभिक स्कूलों विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना को लागू करने का निर्णय, और किसानों को बिजली विद्युत उपलब्ध कराने का निर्णय। तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार अपने। तो ऑप्शन क्या दिए हैं? ए और सी सही है, बी और सी सही है, सी और डी सही है, ए और डी सही है। तो अगर हम बात करें इसकी, तो भाई जब विदेशी संबंधों की बात आ जाती है तो ये तो केंद्र सूची का विषय बन जाता है, तो ये ऑप्शन तो होने से रहा। उसके बाद नोटों की अगर बात करें तो ये भी राज्य सूची का विषय नहीं है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। लेकिन मिड डे मील जो योजना होती है ये राज्य सूची की होती है, यहाँ पे राज्य अपना योगदान देता है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही। और किसानों को बिजली विद्युत उपलब्ध कराने का निर्णय, ये भी किसके अंतर्गत आ जाता है? ये भी आपका राज्य सूची के अंतर्गत आ जाता है। तो सी और डी सही है। तो किस में दिया हुआ है? 3rd में आपका दिया हुआ है सी और डी सही है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की ओर, और वो हमारा है 67 नंबर। चलिए 67 नंबर को देखते हैं क्या कहते हैं। पूछा जा रहा है, अगर एक व्यक्ति को अस्पताल में चिकित्सा उपचार मना कर दिया गया है तो उसके कौन से अधिकार का प्रत्यक्ष रूप से उल्लंघन है? मतलब एक आदमी है और उसको चिकित्सा
डॉग वो हॉस्पिटल में गया और उसका ट्रीटमेंट करने से मना कर दिया गया है। तो ये कौन से अधिकार का प्रत्यक्ष रूप से उल्लंघन है? तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। पहला है स्वास्थ्य का अधिकार, सूचना का अधिकार, चिकित्सा और उपचार का अधिकार, और अगला आपका है जीवन का अधिकार। तो बिल्कुल ये जीवन के अधिकार से संबंधित है। जीवन जीने का अधिकार होता है मनुष्य को, और ये अगर उसको ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा तो उससे उसकी मृत्यु हो सकती है। ये उसके जीवन जीने के अधिकार के विरुद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई होप कि आपने इसका सही आंसर दिया होगा। कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताना मत भूलिएगा कि आपके टोटल कितने सही हुए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि ये एक नई शुरुआत हमने की है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, इससे मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा कि मैं भी आगे आपको और अच्छे से वीडियो प्रोवाइड करवा सकूं। इंग्लिश के लिए भी मैं सोच रही हूं कि आप लोगों को इंग्लिश के भी वीडियो प्रोवाइड कराए जाएं, इसलिए आप लोग हमारा सपोर्ट करिए। अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो जल्दी ही आपको इंग्लिश की क्लासेस भी मिलने लगेंगी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 क्या कह रहा है? किस मामले मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त वायु और पानी का अधिकार भी शामिल है? ऐसा कहाँ पे कहा गया है? ठीक है, तो देखिए चलते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं में से एक चुनना है आपको। ऐसा क्या AC मेहता बनाम भारतीय संघ में कहा गया है? सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य में कहा गया है? समित मेहता बनाम भारतीय संघ में कहा गया है? या फिर यमुना फ्लड प्लेन पर आर्ट ऑफ लिविंग मुकदमा मामला में कहा गया है? बताइए किस में कहा गया है? जल्दी जल्दी से आंसर अपना अपना दीजिए। तो इसका हो जाएगा सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य में, ऐसा इस मामले में ऐसा कहा गया है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 की ओर बढ़ते हुए 69 क्या कहा जा रहा है कि कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रोत्साहन के शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित का उदाहरण देना चाहिए। किसका देना चाहिए? छुआछूत, अस्पृश्यता का उन्मूलन, संविधान का अनुच्छेद 17, इसके बारे में कहा जाना चाहिए। कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रोत्साहन की बात हो रही है, तो शिक्षक को शिक्षण के दौरान कौन से उदाहरण देने चाहिए? या फिर आरक्षण नीति के बारे में बताना चाहिए, या फिर न्यायिक समीक्षा के बारे में बताना चाहिए? कौन से ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे? केवल A, केवल B, A और B, या फिर B और C? कौन सा सही हो जाएगा? जल्दी से सभी लोग अपना आंसर दीजिए। तो अगर हम बात करें तो पहला तो बात सही है कि बच्चों को छुआछूत अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात यही कही गई है कि उसका उन्मूलन कैसे किया जाए, संविधान का अनुच्छेद 17, तो इसका उदाहरण देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और आरक्षण नीति के बारे में भी बताना चाहिए। तो A और B की अगर हम बात करें तो A और B दोनों ही सही हैं, लेकिन तीसरा जो है वो गलत है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू ये कानूनी मामला है, इसका बच्चा जजमेंट नहीं कर सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका A और B दोनों ही सही हैं। तो 69 का आपका थर्ड हो जाएगा ऑप्शन सही। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 70 की ओर। यहाँ पे फिर से आपका कथन कारण दे दिया गया है। देखिए इस बार जो सोशल साइंस का पेपर आया है उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन कथन कारण से हैं, तो आप लोग कथन कारण वाले पे थोड़ी सी अपनी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और ध्यान रखिएगा कि इस पे आंख बंद करके ऑप्शन नहीं देना है, पढ़ना है, समझना है। ज़्यादातर आंसर पॉजिटिव और निगेटिव के बेस पे भी निकल आते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं क्या कहा गया है। लोगों के साथ भेदभाव इसलिए होता है क्योंकि वे गरीब और निर्धन हैं। लोगों के साथ भेदभाव इसलिए होता है क्योंकि वो गरीब और निर्धन हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही लग रही है कि अगर कोई लोग गरीब हैं, निर्धन हैं, साथ में अगर कोई कास्ट के बेसिस पे, ये भेदभाव आज भी हमको समाज में देखने को मिलता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि इस आधार पर लोगों में भेदभाव होता है। दूसरी बात क्या कह रही है? गरीब, निर्धनता एवं संसाधनों का अभाव भारत में असमानता के मुख्य कारण है। ये भी बात बिल्कुल सही है, दोनों का आपस में संबंध में लग रहा है, क्योंकि ऊपर में भी गरीबी और निर्धनता की बात की गई है, नीचे भी बात की गई है। तो सही आंसर हो जाएगा A और R दोनों सही हैं, और R सही व्याख्या करता है A की। तो ऑप्शन A आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसमें ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट 70 और की ओर चलते हैं, और यहाँ पे फिर से सेम टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिल गया। यहाँ पे भी आपको कुछ ऐसे ही ऑप्शन चुनने हैं। पहला है निम्नलिखित A, B को पढ़ें तथा सही विकल्प चुनें। क्या कहा जा रहा है? पाठ्यचर्या में जेंडर परिप्रेक्ष्य को शामिल करना महिलाओं के संदर्भों प्रतिनिधित्व में बढ़ोतरी मात्र से है।
या फिर पाठ्यचर्या में जेंडर परिप्रेक्ष्य को शामिल करने के लिए मुद्दों की चर्चा में स्त्री परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 71 का ऑप्शन देख लीजिए आप लोग यहाँ पे और आंसर दीजिए 71 का कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए जो पहली बात है वहां पे वो तो हमें सही नहीं लग रही है, ठीक है। संदर्भों में बढ़ोतरी मात्र है, जब भी यहाँ पे मात्र केवल इस टाइप से निगेटिव दे दिया जाए तो वो ऑप्शन गलत हो जाता है, तो यहाँ पे तो ये गलत है। लेकिन अगर बी की बात करें तो ये बात सही है कि स्त्रियों के परिप्रेक्ष्य को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे अगर आप बात करें तो सही आंसर हो जाएगा केवल बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और वो क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा कौन सा? 72। क्वेश्चन नंबर 72 यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि चुनावों में मतदान के महत्व पर एक चर्चा की शुरुआत हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विषय सबसे प्रासंगिक होगा? चुनाव में मतदान के महत्व पर एक चर्चा की शुरुआत हो रही है, मतलब वोटिंग को लेकर के उसका क्या इंपॉर्टेंस है उस पर एक चर्चा हो रही है, तो उनके विषय में कौन सा सबसे प्रासंगिक होगा? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं। पहला है कि देश जिनमें चुनाव में सार्वभौमिकता मताधिकार की प्रणाली है, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, सार्वजनिक भलाई के लिए सूचित और विवेकपूर्ण निर्णय लेना, या फिर नाबालिग मतदान क्यों नहीं कर सकते, इसके बारे में सोचना। तो ये नाबालिग मतदान क्यों नहीं कर सकते, ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत लग रहा है, क्योंकि नाबालिग तो भाई इतने मैच्योर नहीं होते, इतने समझदार नहीं होते हैं कि वो अपने बारे में समझ सके, तो वो देश की सत्ता के बारे में क्या समझेंगे। तो ये बात तो भी सही नहीं लग रही है, क्योंकि वो भी उनमें मैच्योरिटी की कमी है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें सार्वजनिक भलाई के लिए सूचित और विवेकपूर्ण निर्णय लेना, ये सही ऑप्शन लग रहा है, तो यही आंसर आपका सही हो जाएगा 72 का। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और वो है हमारा 73। 73 फिर से यहाँ पे कुछ ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिला। क्या है? भूगोल की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को एक उद्योग स्थापित करने के लिए अवस्थिति के कारकों की गहराई से छानबीन करवाना चाहती है, निम्न में से कौन सी विधि या विधियां अपनाई जा सकती हैं? भूगोल की एक शिक्षिका है, वो अपने विद्यार्थियों को एक उद्योग स्थापित करने की बात बता रही है, तो वहाँ पे बता रहे कि अवस्थिति के कारण मतलब कि किस जगह पे उसको रखना चाहिए उसके बारे में गहराई से छानबीन करवानी है। तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? निरूपण, परियोजना, फैक्ट्री का भ्रमण, या कुछ अध्ययनरतों केस स्टडी पर चर्चा। यहाँ पे आपके दिए हैं ए बी सी सही है, बी सी डी सही है, ए सी डी सही है, या फिर बी और सी सही है। कौन सा सही हो जाएगा ये आप लोग को चुनना है, जल्दी से बताइए 73 का कौन सा सही हो जाएगा। इंग्लिश में भी दिखा देते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन सिर्फ मात्र प्रदर्शन कर देना, क्या सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट कर देना ही सही होगा? बिल्कुल गलत होगा। प्रोजेक्ट दे सकते हैं हम बच्चों को। और फैक्ट्री में विजिट करवाना, विजिटिंग कहीं भी अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले तो विजिट करना, उस जगह पे प्रत्यक्ष जा करके बच्चा इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, तो ये ऑप्शन सबसे बेहतर होता है, तो ये आपका ठीक है। और डिस्कशन ऑन फ्यू केस स्टडीज, अगर आप किसी केस स्टडी पर डिस्कस करेंगे तो बच्चा उसमें एक्टिव होगा, तो बी सी और डी सही है, लेकिन ए गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं, वो हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 74 और देखते हैं 74 की ओर क्या है। 74 नंबर क्या कह रहा है? 1975 यानी 1975 और 1977 1977 के बीच में भारत में आपातकाल की अवधि के दौरान, मतलब आपातकालीन अवधि चल रही थी, इमरजेंसी पीरियड चल रहा था, के दौरान भारत सरकार ने पत्रकारों के लिए कुछ नियम निर्धारित किए और उन्हें दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए भी कहा गया। सभी समाचार पत्रों को कोई भी लेख प्रकाशित करने से पहले सरकार से अनुमति लेने के लिए कहा गया था। यह उदाहरण निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों को समझाने के लिए उपयुक्त है? तो ऐसा क्यों कहा गया था? सामाजिक विज्ञापन को लेकर के, अभिवेचन, सेंसरशिप को लेकर के, ये किसी भेदभाव से संबंधित है या लोकतंत्र के नुकसान से संबंधित है? कौन सा ऑप्शन इसका आपका सही हो जाएगा 74 का? जल्दी से बताइए 74 का ऑप्शन। इसको जब भी बात आए तो इसको कहते हैं सेंसरशिप, ठीक है, सेंसरशिप अभिवेचन से संबंधित। अगर प्रेस मीडिया को कहीं भी कोई चीज करने से पहले अनुमति लेनी है या उस पर रोक लगाई जा रही है तो इसको सेंसरशिप कहेंगे, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 75 की ओर।
75 में क्या कहा गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन के अनुभवों पर रोल प्ले निम्न में से किसे समझने में सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए सहायक हो सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, उनके बचपन के अनुभवों पर रोल प्ले करना है, तो किसे समझाने के लिए विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए सहायक हो सकता है। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, उन तरीकों व साधनों को जिनके द्वारा भारतीय संविधान लिखा गया, इसके बारे में, या फिर समाज के होशियार समूहों के साथ समानुभूति, या फिर औपनिवेशिक समय में अस्पृश्यता का चलन कैसा था, ये हम समझा सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, जल्दी से आप चूज करिए कि कौन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, चलिए बताइए जल्दी से 75 का आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो संविधान से संबंधित बच्चों को समझाना रोल प्ले में, तो ये बात तो ठीक नहीं लग रही है। लेकिन अगर हम बात करें समाज में समाज के होशियारी समूह के साथ समानुभूति, अगर आपको थोड़ा सा इसको इंग्लिश में दिखा दें तो शायद आपके लिए और इजी पड़ जाएगा। मार्जिनलाइज सेक्शन विद सेक्शन ऑफ सोसाइटी और हाउ अनटचेबिलिटी वॉज प्रैक्टिस ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, तो ये दोनों ऑप्शन बी और सी आपके सही हो जाएंगे। तो बी और सी किस में दिया हुआ है, सेकंड में दिया हुआ है, तो यही आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 76 की ओर चलते हैं। 76 कह रहा है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार की भूमिका थीम को पूरा करवाने हेतु एक प्रारंभिक विद्यालय की शिक्षिका योजना बना सकती है। किससे संबंधित, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं पर वाद विवाद करवाना चाहिए। बच्चों से कहना चाहिए कि चलो जो स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं उसको लेकर के आपस में वाद विवाद करो, क्या ऐसी प्रतियोगिता करवानी चाहिए। या फिर साफ पीने के पानी की उपलब्धता पर चर्चा करवाना चाहिए। सार्वजनिक व निजी स्वास्थ्य सेवाओं की तुलना करवाना चाहिए कि जो सार्वजनिक स्वास्थ्य चीज़ें हैं वहाँ पे किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, जो प्राइवेट हैं वहाँ पे किस तरह की व्यवस्थाएं, तो इनके बीच में कंपैरिजन करवाना चाहिए। या फिर सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था संबंधित केरल की केस स्टडी करवानी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ आपके ऑप्शन दिए हुए हैं और आप बताइए जल्दी से कि 76 का कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो देखिए वाद विवाद पर चर्चा भी करवा सकते हैं, इससे बच्चों को थोड़ी सी उसके बारे में जानकारी भी होगी। और साफ पीने के पानी को उपलब्ध कराने पर भी चर्चा करवा सकते हैं। सार्वजनिक व निजी स्वास्थ्य सेवाओं की तुलना करवाना, ये भी बात ठीक है कि कैसे क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं। और केस स्टडी तो सबसे ही बेहतर है, तब केस स्टडी करेंगे तो और एक्टिव होंगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, इसलिए ए बी सी डी चारों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो आंसर नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 77 की ओर और देखते हैं कि 77 में क्या कहा गया है। कहा जा रहा है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में बच्चों में चिंतन प्रक्रिया तथा समालोचनात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने हेतु निम्न में से कौन सी युक्तियां सबसे उपयुक्त हैं। मुद्दों पर चर्चा, दृश्य श्रव्य सामग्री ऑडियो विजुअल्स पे, शिक्षक का मत लेना, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल ए बी, केवल बी सी, केवल ए सी तथा सभी ए बी सी, कौन सा सही हो जाएगा 77 का, जल्दी से बताइए। तो अगर हम 77 की बात करें तो शिक्षक का मत इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है, तो मुद्दों पर चर्चा हम करवा सकते हैं, दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। तो ए और बी दोनों ही सही हो जाएंगे, केवल ए था बी। नेक्स्ट चलते हैं 78 की ओर और पढ़ते हैं। यहाँ पे लीप वर्ड्स क्या बताया जा रहा है। भारत के मौसमों की चर्चा करने हेतु एक शिक्षिका एक पाठ योजना बना रही है, मतलब कि भारत में जो भी मौसम आते रहते हैं, ऋतुएं हैं, उनसे संबंधित एक पाठ योजना तैयार कर रही है, एक लेसन प्लान बना रही है। वह इसे अपने द्वारा पढ़ाए गए संप्रत्यय के साथ जोड़ना चाहती है। तो इससे पहले निम्नलिखित संप्रत्ययों में से कौन सा संप्रत्यय पढ़ाया होगा। ठीक है, पहले उसने कुछ पढ़ाया है और उससे यह उसको जोड़ना चाहती है मौसम संबंधित चीज को। तो ये पहला जो उसने पढ़ाया तो वो क्या पढ़ाया होगा जिसके साथ ये जोड़ना चाहती है। तो लीप वर्ड्स पढ़ाया होगा, परिक्रमण पढ़ाया होगा, घूर्णन पढ़ाया होगा या प्रदीप्ति वृत्त पढ़ाया होगा। अगर आप चाहें तो हम इसका आपको आंसर जो है वो इंग्लिश में भी दिखा सकते हैं, क्योंकि इसके ऑप्शन शायद इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आ जाए। तो लीप ईयर, रेवोल्यूशन पढ़ाया, रोटेशन पढ़ाया या सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन पढ़ाया,
जल्दी से बताइए कि कौन सा सही हो जाएगा। देखिए, जब भी बात आती है रेवोल्यूशन की, तो रेवोल्यूशन जो होता है वो मौसम के बदलाव का कारण होता है। ठीक है, तो ये आपका रेवोल्यूशन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। परिक्रमण, ठीक है। पृथ्वी, देखिए पृथ्वी जो होती है वो अपने स्थान पर रोटेट भी करती है, घूर्णन भी करती है और सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगाती है। तो ये दोनों ही तरह से कार्य करती है, अपने स्थान पर भी घूमती रहती है और सूर्य के चारों ओर भी घूमती रहती है। तो जो अपने स्थान पर घूमती है वो दिन रात होने का कारण है, और जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, रेवोल्यूशन करती है, वो उसके मौसम से संबंधित कारण होते हैं। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट 79 की ओर। 79 नंबर में क्या बताया जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा समालोचनात्मक चिंतन क्षमता को बढ़ावा दे सकता है। तो दिए गए तर्क हेतु साक्ष्य का स्रोत पूछना। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा समालोचनात्मक चिंतन, यहाँ पे आप इंग्लिश में देख सकते हैं, Which of the following may provide opportunities to develop a critical thinking ability in a social science class? कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन दिए हैं, दिए गए तर्क हेतु साक्ष्य का स्रोत पूछना, विद्यार्थियों को अपने शब्दों में विवरण देने के लिए प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों को केवल एक ही तरीके से व्याख्या करने के लिए प्रोत्साहित करना। यहाँ पे देखिए केवल एक दिया हुआ है, थोड़ा सा फोकस करिएगा। शिक्षक द्वारा कही गई बात का ज्यों का त्यों वर्णित कर देना। बच्चा रटे हुए है, जैसा कि शिक्षक ने कहा बिल्कुल वैसे ही वर्णित कर दिया। तो क्या ये सही लग रहा है आपको? जल्दी से बताइए इसका क्या सही हो जाएगा। देखिए, पहला तो बिल्कुल सही बात है कि दिए गए तर्क हेतु साक्ष्य का स्रोत पूछना, तो बच्चा इसे सोचेगा, ठीक है, उसकी थिंकिंग एबिलिटी आएगी। लेकिन दूसरी बात जो कह रही है वो भी सही लग रही है, विद्यार्थियों को अपने शब्दों में विवरण देने के लिए, अपने शब्दों में वो कुछ बोलेगा तो उसमें भी वो अपना एक्टिव रहेगा, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन केवल एक ही तरीके से व्याख्या करना, तो जहाँ केवल की बात आ जाए तो वो बिल्कुल निगेटिव हो जाएगा। और साथ में ज्यों का त्यों वर्णित कर देना, मतलब रट लेना, रट करके उसी तरह बोल देना, तो ये बात भी बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो ए और बी आपके सही हो जाएंगे। तो ए और बी आपका पहले में दिया हुआ है, तो ये आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। क्वेश्चन नंबर 80, देखिए भाई 80 में क्या कहा गया है। कहा जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देती है। यहाँ भी समालोचनात्मक चिंतन की बात की गई है, क्रिटिकल थिंकिंग की बात की गई है। पहला है प्रश्नोत्तरी क्विज का आयोजन करना, जिसमें सभी प्रश्नों के उत्तर शिक्षिका द्वारा लिखवाए गए नोट्स में हैं, मतलब जो भी टीचर ने लिखवाया है वही दिए हुए हैं। क्या ये बात सही लग रही है आपको? नेक्स्ट है विद्यार्थियों को नियमित तौर पर पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना, कक्षा में वाद विवाद आयोजित करने के लिए सामान्य ज्ञान के विषय उपलब्ध करवाना, बच्चों को समाचार पत्र पढ़ने तथा उस विषय वस्तु पर सवाल करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? ए बी, ए बी सी, बी सी डी या सी डी? जल्दी से बताइए। तो चलिए देखते हैं कि अगर कहा जा रहा है यहाँ पे केवल उत्तर शिक्षक द्वारा लिखवाए गए हों नोट्स हों, तो ऐसा तो बिल्कुल सही नहीं कि जो टीचर ने लिखवाया सिर्फ वही होना चाहिए, कुछ अलग भी होना चाहिए, ठीक है। और विद्यार्थियों को नियमित तौर पर पाठ्य पुस्तकों की केवल विषय वस्तु पढ़ा दी जाए, बाहर की कोई जानकारी न दी जाए, तो ये भी गलत बात है। कक्षा में वाद विवाद आयोजित कर सकते हैं, इससे वो बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। और समाचार पत्र पढ़ना भी पॉजिटिव आंसर हो जाएगा। तो सी और डी दोनों ही सही है, तो सी और डी यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 81 की ओर। देखिए 81 में क्या कहा गया है। विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में पूछे गए प्रश्न हमारे शहर इतने गंदे क्यों हैं को संबोधित करने के लिए शिक्षिका इस पर विभिन्न दृष्टिकोण उपलब्ध करवाने का निर्णय लेती है। निम्न में से कौन सी सबसे उपयुक्त होगी? स्थानीय सफाई कर्मचारी को उनके कार्य, एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं। विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में पूछे गए प्रश्न हमारे शहर इतने गंदे क्यों हैं, बच्चे ने पूछा कि हमारे शहर इतने गंदे क्यों हैं को संबोधित करने के लिए शिक्षिका इस पर विभिन्न दृष्टिकोण उपलब्ध करवाने का निर्णय लेती है। अलग अलग
व्यू ऑफ पॉइंट दिखाएगी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ये है कि स्थानीय सफाई कर्मचारी को उनके कार्य अनुभव और उनके सामने आने वाली चुनौतियों का साझा करने हेतु कक्षा में आमंत्रित करना। दूसरी बात है ठोस अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन पर एक वृत्त चित्र दिखाना। कम से कम 1 सप्ताह तक हर रोज विद्यार्थियों को उनकी कक्षा को साफ करने के लिए कहना। या फिर स्वास्थ्य के महत्व पर भाषण का आयोजन करना। कौन सा आपको सही लग रहा है? जल्दी से बताइए। देखिए, बच्चों से ये कहना कि बच्चे कक्षा में साफ सफाई करें, तो ये तो गलत है, क्योंकि बच्चे वहाँ पढ़ाई करने के लिए गए, साफ सफाई करने के लिए नहीं। उनको हम हाइजीन के बारे में बता सकते हैं, सिखा सकते हैं और उसके लिए एक्टिवली उनको एक्टिव कर सकते हैं। लेकिन बच्चों से हम हर हफ्ते साफ सफाई करवाएं और वो अपनी पढ़ाई छोड़ दे तो गलत बात है। स्वास्थ्य के महत्व पर भाषण करने का आयोजन, ये भी गलत हो जाएगा। ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन पर एक वृत्त चित्र दिखाना, तो मात्र चित्र दिखाने से कुछ भी नहीं होगा। हम स्थानीय सफाई कर्मचारी को उनके कार्य और अनुभव और उनके सामने आने वाली चुनौतियों को साझा करने हेतु कक्षा में आमंत्रित कर सकते हैं। तो वो बच्चों को आसानी से बता सकते हैं कि उनके सामने कौन कौन सी साफ सफाई के दौरान समस्याएं आती हैं, ताकि बच्चे उसको लेकर के जागरूक हों और आगे ध्यान दें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 82 की ओर, और देखते हैं 82 में क्या कहा गया है। सामाजिक विज्ञान के एक शिक्षक चाहते हैं कि उनके छात्र पिछली राज्य सरकार द्वारा लागू की गई स्वास्थ्य नीति को समझें। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री का लेख इस विषय पर विस्तृत जानकारी देता है, लेकिन उन पर हाल ही में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इसलिए शिक्षक असमंजस में है कि उसे इस लेख का उपयोग करना चाहिए या नहीं। ठीक है, जो पूर्व मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री थे, तो वो उनकी नीतियां तो अच्छी थी और वो चाहते हैं कि बच्चे उन नीतियों को समझें, लेकिन उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लग गया है। तो अब टीचर कंफ्यूज है कि उसमें कुछ अच्छाइयां भी थी, कुछ बुराइयां भी थी, बच्चों को वो बताए या ना बताए। इस चीज़ को लेकर के टीचर काफ़ी कंफ्यूज है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कार्यवाही होगी, सबसे इंपॉर्टेंट उसके लिए क्या होगा? तो जल्दी से सभी लोग ऑप्शन को पढ़िए और बताइए कि 82 का कौन सा सही हो जाएगा। समझाएं कि हमें इस लेख के लेखक पर ध्यान न देकर केवल उसमें दी गई विषय सामग्री पर ध्यान देना चाहिए जो कि इस नीति से संबंधित है। तो क्या ये सही हो जाएगा कि लेखक पे ध्यान न दें? भाई, बच्चा जब पढ़ता है तो लेख भी पढ़ता है, तो उसके लेखक पर भी ध्यान देता है। तो सिर्फ ये कह देना कि लेखक पर ध्यान ना दो, ये तो गलत है। लेखक का नाम लिए बगैर इस लेख उद्धरण का प्रयोग कक्षा में करना, कि लेखक का नाम ही नहीं बताया और कक्षा में उस लेख का उदाहरण दे दिया करें, जिससे किसी भी प्रकार के विवाद से बचने हेतु उस लेख का लाभ उठाया जा सके। ये भी बात गलत है। बिना किसी का नाम लिए उसके लेखों को यूज कर देना गलत बात है। इसके बदले कम लाभदायक स्रोत सामग्री के कम लाभदायक कोई चीज बच्चों को दिखा दें, तो ये भी गलत है। कम लाभदायक स्रोत सामग्री के रूप में कक्षा में प्रयोग करें। तो बच्चों को हम लाभदायक चीजें देंगे, कम लाभदायक थोड़ी ना देंगे। विवाद के बारे में चर्चा करने से केवल समय बर्बाद होगा, है ना, तो ये भी गलत है, केवल वाली बात आ गई। समझाएं कि सरकारी पदों पर लोग विवाद का पात्र बन सकते हैं। बात ठीक है, सरकारी पद पर है तो जरूरी नहीं है कि उसने कुछ गलत किया है, कभी कभी विवाद का पात्र बन सकते हैं। हमें लेखों का चयन उनके शैक्षिक महत्व के आधार पर चुनना चाहिए, ना कि असंबंधित प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर। तो जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हम उसके आधार पर उसको कर सकते हैं, बाकी जो हमसे चीज़ें संबंधित नहीं है उसको ध्यान में रखते हुए हमें वो कार्य नहीं करना चाहिए। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही और पॉजिटिव लग रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। तो देखते हैं कि 83 में क्या बात कही गई है। श्रीमान राज अपने प्रारंभिक विद्यालयी विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान की प्रासंगिकता को समझाते हैं। यह आपको विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करने में सहायक होगा। एक अंतर संबंधित विश्व में समायोजन के लिए विभिन्न संस्कृतियों का आदर कद्र करने की आवश्यकता है। तुम्हारे समसामयिक वास्तविकताओं से लैस होना होगा। तो तुम्हें समसामयिक वास्तविकताओं से लैस होना होगा। चर्चा के विषय के तौर पर कौन से कथन उपयुक्त हो सकते हैं, चुनाव कीजिए। तो बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। केवल ए और बी सही होंगे, केवल बी और सी सही होंगे, केवल ए तथा सी सही होंगे, केवल ए बी सी सही, या फिर ए बी तथा सी तीनों ही सही होंगे।
तो बात कह रहा है कि आपको विश्लेषणात्मक कौशल में सहायक होगा, बिल्कुल ठीक बात है। अगर हम बात करें तो एक अंतर संबंधित विषय में समायोजन करने के लिए विभिन्न संस्कृतियों का आदर करने और कदर करने की भी आवश्यकता है, बिल्कुल सही बात है। तुम्हें समसामयिक वास्तविकताओं से लैस होना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल तीनों ही बिल्कुल सही कह रहा है। यू हैव टू बी इक्विप्ड विथ कंटेम्प्रेरी रियलिटीज, तो बिल्कुल सही बात है। तो तीनों ही ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका दिया हुआ है 84 नंबर। 84 में क्या बात कही गई है कि सामाजिक विज्ञान परियोजना करते हुए निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्रोत के प्रयोग की ओर संकेत देता है। प्राथमिक स्रोत कौन सा है आपका? समाचार पत्रिका पढ़ना, क्या ये प्राथमिक स्रोत है? एक फीचर फिल्म देखना, क्या ये प्राथमिक स्रोत है? या फिर एक वृत्त चित्र देखना, ये होगा। एक ऐतिहासिक स्मारक का भ्रमण एवं परीक्षण करना, तो जहां भी भ्रमण की बात आ जाती है वो अक्सर पॉजिटिव हो जाता है, तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है आपका 85 क्वेश्चन नंबर। तो 85 में क्या बात कही गई है कि थोड़ा सा बड़ा है, बोर ना होइएगा। देखिए क्या कह रहा है। एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को रेगिस्तान में लोगों का जीवन, मतलब जो लोग रेगिस्तान में रहते हैं तो उनका जीवन कैसा है, विषय पर परियोजना करने के लिए कहती है। इस परियोजना को करने के लिए निम्न को क्रम में लगाइए, क्रम में लगाना है। कक्षा में परिणामों का प्रदर्शन प्रोजेक्ट करना सबसे पहले लाना चाहिए, और कक्षा में परिणाम जो भी हुए प्रोजेक्ट का प्रदर्शन कर देना चाहिए। आंकड़े एकत्रण की योजना बनाना, जलवायु, जीवन शैली, खान पान की आदतों इत्यादि पर आंकड़ों के स्रोत को ढूंढना, आंकड़े एकत्र करना व उनका प्रदर्शन करना, उस रेगिस्तान के बारे में निर्णय लेना जिस पर परियोजना बनाई जानी है, परियोजना कार्य हेतु उद्देश्यों का निर्माण करना। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ये आप देख लीजिए। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमको देखना चाहिए कि उस रेगिस्तान के बारे में निर्णय लेना जिस पर परियोजना बनाई जाती है ना, जिस पर परियोजना बनाई जानी है, तो उस किसके बारे में, मतलब कई सारे रेगिस्तान हैं, हमको किसके बारे में परियोजना बनाना है, तो सबसे पहले वो डिसाइड करेंगे, तो डी हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो परियोजना कार्य हेतु उद्देश्यों का निर्माण, कि किस उद्देश्य से हम परियोजना बना रहे हैं, हमको ये भी तो पता होना चाहिए, तो ये बात हो जाएगी। अब जब उद्देश्य निर्धारित हो गया है तो हम आंकड़े एकत्रित करने की योजना बनाएंगे कि हम उद्देश्य तो पता चल गया, अब हम आंकड़े उसके कैसे एकत्रित करेंगे, उस पर हम कार्य करेंगे। और जब हमारे आंकड़े एकत्रित हो जाएंगे तो जलवायु, जीवन शैली, खान पान की आदतें इत्यादि पर आंकड़ों के स्रोत को ढूंढना कि कहाँ से हमको मिलेंगी ये डिटेल, आंकड़े एकत्र करना व उनका प्रदर्शन करना, उसके बाद ही तो हम प्रदर्शन करेंगे जब एकत्र हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर कक्षा में परिणामों का प्रदर्शन, जब सारा काम हो जाता है तब हम उसका रिजल्ट बताते हैं कि ये इसका रिजल्ट रहा है, तो इसका क्या बन रहा है, DEBCA। DEBCA किस में दिया हुआ है, देखिए डी से तो एक ही है, DEBCA, तो यही आपका सही हो जाएगा। चलिए एलिमिनेशन की प्रोसेस भी आप यूज़ कर सकते हैं, आपका 1 2 निकला तो इसमें बाकी डी से शुरू नहीं हो रहे थे, तो आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं और आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन 86 नंबर क्या कह रहा है, विद्यालय में कर्मचारी की नियुक्ति करने हेतु विकसित किए जाने वाली आकलन विधि की प्रकृति में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अधिगम का आकलन होना चाहिए, अधिगम की तरह आकलन, अधिगम के लिए आकलन, या रचनात्मक आकलन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जल्दी से बताइए। आपके अभी 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसको करने के बाद 4 क्वेश्चन बचेंगे, तो जल्दी से बताइए सभी लोग। तो सही आंसर हो जाएगा आपका अधिगम का आकलन करना चाहिए, अधिगम की तरह आकलन नहीं करना चाहिए ना, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन करना चाहिए, रचनात्मक आकलन ये सब कोई बात नहीं है। आगे चलते हैं 87 की ओर। 87 में क्या कहा गया है, निम्नलिखित का मिलान करें, मिलान करना है, सही विकल्प को चुनना है। अधिगम चुनौतियाँ क्या हैं, प्रवेश व्यवहार, प्रमाणीकरण, अधिगम प्रगति। तो जल्दी से मैच कराइए और बताइए, ये आपके कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, देख लीजिए, बताइए।
अगर हम अधिगम की चुनौतियों की बात करें तो जो चुनौतियाँ आती हैं तो उसमें क्या करते हैं, उनका निदान देते हैं, निदानात्मक आकलन करते हैं। प्रवेश व्यवहार की बात करें तो स्थापन, प्लेसमेंट, रचनात्मक आकलन। तो प्रवेश व्यवहार की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा प्लेसमेंट, है ना, और उसके बाद प्लेसमेंट आकलन, है ना। और अगर हम प्रमाणीकरण की बात करें तो प्रमाणीकरण आपका हो जाएगा योगात्मक आकलन। और अधिगम प्रगति, कितनी प्रगति हुई, ये कैसा है, ये रचनात्मक आकलन है। तो पहले का चौथा किस में दिया हुआ है, फर्स्ट का 4 2 में दिया है, एक इसमें दिया है और एक इसमें दिया है। तो उसके बाद हम दूसरा भी देख लेते हैं, बी का तीसरा है, तो बी का तीसरा किस में है, इस वाले में, तो यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न अधिगमकर्ता के संकल्पनात्मक ज्ञान का आकलन करते हैं। राज्य तथा सरकार के बीच में अंतर पर चर्चा करना, मौलिक अधिकार क्या है, भारत गणतंत्र कब बना, क्या होगा यदि चुने हुए प्रतिनिधि की शक्ति पर कोई प्रतिबंध ना हो। सही विकल्प चुनिए। अगर चुने हुए चलिए आप ऑप्शन चुनिए, फिर समझाते हैं। ठीक है, 88 का कौन सा सही हो जाएगा, ए बी, ए बी डी, बी सी डी या ए बी सी, कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। राज्य तथा सरकार के बीच में अंतर पर चर्चा करना चाहिए और मौलिक अधिकार क्या हैं ये पता होना चाहिए। गणतंत्र कब बना, तो ये तो कोई इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, कैसे बना वो अलग बात हो जाती है, कब बना, और क्या होगा यदि चुने हुए प्रतिनिधियों की कोई शक्ति पर पाबंद ना हो, प्रतिबंध ना हो। तो प्रतिबंध नहीं होगा तो भ्रष्टाचारी हो जाएंगे ना। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 88 का ए और बी सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 89 की ओर। जोया मैडम यह सुनिश्चित करना चाहती हैं कि विद्यार्थियों ने सरकार के विभिन्न प्रकार के संप्रत्यय को समझ लिया है। निम्न में से कौन सा प्रश्न उनकी समझ के बारे में शिक्षिका को निर्णय लेने में सक्षम बनाएगा। देखिए, एक मिनट, 89। हाँ, आपको क्या लगता है कि उन लोगों को निर्णय लेने में कैसे भागीदार बनाया जाए जिन्हें ये निर्णय प्रभावित करेंगे। राजतंत्र की प्रजातंत्र से तुलना की जाए। प्रजातंत्र पर आपके क्या विचार हैं। प्रजातंत्र में राजा के पास सारी शक्तियां होती हैं, यह सही या गलत है। तुलना करना ठीक है कि राजतंत्र और प्रजातंत्र में तुलना करिए तो इससे पता चल जाएगा कि कौन सी सरकार के विभिन्न संप्रत्ययों के बारे में है। तो अगर राजतंत्र और प्रजातंत्र में भाई दो तरह की सरकारें होती हैं, राजतांत्रिक जैसे पहले समय में राजा वगैरह चलते थे, और प्रजातांत्रिक जो आज के समय में हमारा चलता है, तो इनके बीच में हमको तुलना करवानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसी के साथ हम आपके साथ विदा लेंगे। तो क्या बात कह रहा है कि एक आकलन कार्य में छात्रों को चित्र के माध्यम से जल चक्र समझाने के लिए कहा गया है। ठीक है, एक आकलन कार्य में छात्रों को चित्र के माध्यम से वाटर का जो सर्कल होता है, वाटर साइकिल, ठीक है, पानी यहाँ से होता है, भाप बन करके धूप पड़ती है, सनलाइट पड़ती है, तो वो भाप बन करके उड़ता है, उड़ करके यहाँ बादल के रूप में बरसता है, बन जाता है, और बादल से फिर बारिश होती है, फिर यहाँ पे पानी आ जाता है। तो ये पूरा जल चक्र चलता है, इसी प्रकार इसका ये चक्र चलता रहता है। तो इसके बारे में अगर समझाना है और इस कार्य के माध्यम से छात्र के ज्ञान या समझ के निम्नलिखित में से कौन से पहलू का आकलन नहीं किया जा सकता। नहीं पे विशेष ध्यान दिया जाएगा, किसका आकलन हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके। जल चक्र के 4 मुख्य चरण हैं। वर्षा और संघनन के बीच अंतर, पानी किस प्रकार लगातार अपना रूप बदलता रहता है, ये मीठे पानी के स्रोत। तो यहाँ मीठे पानी का कोई संबंध नहीं है, तो यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मीठे पानी का स्रोत जल चक्र से संबंधित नहीं है। बाकी पानी किस प्रकार लगातार अपना रूप बदलता रहता है, कभी ठोस कभी लिक्विड। ठीक है, बर्फ़ के रूप में ठोस होता है और फिर लिक्विड होता है, और किस तरह से बादल बनता है, गैसियस रूप में आ जाता है। तो ये सारे अलग अलग फॉर्म हैं जो हमें समझने चाहिए। वर्षा और संघनन के बीच अंतर क्या होता है, जल चक्र के 4 मुख्य चरण क्या हैं, सारी बातें तो बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। तो यहाँ से उसके बाद आपका लैंग्वेज स्टार्ट हो जाएगा।
तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आई होगी क्लास। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो हम आपके कमेंट को देख करके आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए ताकि हमारी भी रीच बढ़े ज़्यादातर लोगों के साथ, तो हम और अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकें। और लास्ट में अपना स्कोर बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।